नमस्ते दोस्तों, कोयल एफएम पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की किताब इट आर्ट ऑफ लेटिंग गो की, जो हमें सिखाती है कि कैसे जिंदगी के बोझ को हल्का करके खुश रहा जाए। ये किताब बताती है कि कंट्रोल छोड़ना, माफ करना और अपनी पहचान को लचीला रखना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, कंट्रोल का भ्रम। हमारे समाज में एक गहराई से बैठी धारणा है कि खुशी और सफलतापूर्ण नियंत्रण में रहने से मिलती है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर स्थिति, हर रिश्ते, हर परिणाम को अपने अनुसार चला सकें तो हमें दुख नहीं होगा। लेकिन यह एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। प्रकृति हमें लगातार यह सबक सिखाती है। बारिश का उदाहरण लें। हम चाहें तो कितनी भी कोशिश कर लें, बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाता लेकर निकल सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं या फिर बारिश का आनंद ले सकते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन के हर पहलू में लागू होता है। वास्तविकता यह है कि जीवन का 90% हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर है। दूसरे लोगों के व्यवहार, प्राकृतिक घटनाएं, अप्रत्याशित परिस्थितियां। लेकिन हमारी 90% ऊर्जा इन्हीं चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में खर्च हो जाती है। नतीजा, निरंतर तनाव, निराशा और थकान। इस अध्याय में लेखक 3 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। नियंत्रण की सीमाएं पहचानें। हर सुबह उठकर 2 सूचियां बनाएं। एक में वे चीजें जो आपके नियंत्रण में हैं, दूसरी में वे जो नहीं हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि पहली सूची बहुत छोटी है, लेकिन उसी पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अनिश्चितता के साथ सहज होना सीखें। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। जो लोग इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, वे अधिक लचीले और मजबूत बनते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इस दिशा में मददगार हो सकते हैं। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। हालांकि हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया पर 100% नियंत्रण रख सकते हैं। यही वास्तविक शक्ति है। लेखक एक रोचक अभ्यास सुझाते हैं। नियंत्रण जर्नल बनाएं। 1 सप्ताह तक हर बार जब आप किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करें तो खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? इस सरल प्रश्न से हम अपनी ऊर्जा को उन क्षेत्रों में केंद्रित करना सीखते हैं जहां हम वास्तव में प्रभाव डाल सकते हैं। भाग 2, पुराने दर्द को जाने दें। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि औसत व्यक्ति अपने जीवन के लगभग 60% समय में या तो अतीत के बारे में सोच रहा होता है या भविष्य की चिंता कर रहा होता है। इसमें से अधिकांश समय हम उन पुराने दर्दनाक अनुभवों को दोहरा रहे होते हैं जिन्हें हमने मानसिक रूप से संसाधित नहीं किया है। लेखक इस अध्याय में भावनात्मक बैगेज की अवधारणा पेश करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हम सभी अपने साथ अदृश्य सूटकेस लेकर चलते हैं, जिनमें पुराने आघात, अपमान, असफलताएं और निराशाएं भरी होती हैं। समय के साथ यह बैगेज भारी होता जाता है, हमारी ऊर्जा चूसता है और हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। इस समस्या से निपटने के लिए लेखक कई व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं। भावनात्मक मुक्ति का अनुष्ठान। एक कागज पर सभी पुराने दर्द, गिल्ट और आक्रोश को विस्तार से लिखें, फिर इसे सुरक्षित तरीके से जला दें। यह एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य है जो मन को यह संदेश देता है कि अब इन बोझों को छोड़ने का समय आ गया है। क्षमा का वास्तविक अर्थ क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए होता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस व्यक्ति को मुफ्त में अपने मानसिक स्थान पर किराएदार बनाए रखते हैं। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति के साथ फिर से वैसा ही संबंध बनाएं, बल्कि यह कि आप अपने हृदय से उस नकारात्मकता को निकाल दें। न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग। हमारा मस्तिष्क लचीला होता है। नए तंत्रिका मार्ग बनाकर हम पुराने दर्दनाक अनुभवों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान, संज्ञानात्मक व्यवहार, थेरेपी तकनीकें और सकारात्मक पुनर्निर्देशन उपयोगी हो सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीना। जब भी आप पाएं कि आपका मन पुरानी घटनाओं को फिर से जी रहा है, तो अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करके वर्तमान क्षण में वापस आइए। 5 चीजें देखें, 4 चीजें सुनें, 3 चीजें छुई, 2 चीजें सूंघें, 1 चीज चखें। भाग 3,
परफेक्शन की जाल। आधुनिक समाज में परफेक्शनिज्म एक महामारी की तरह फैल चुका है। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, जहां हम दूसरों के जीवन के केवल हाइलाइट रील देखते हैं और अपनी साधारण वास्तविकता से तुलना करके निराश होते हैं। लेखक बताते हैं कि परफेक्शनिज्म वास्तव में असफलता का डर है, जो कई रूपों में प्रकट होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं इसे तभी शुरू करूंगा जब पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, जो कभी नहीं आता। ओवरवर्किंग, कभी संतुष्ट न हो पाना, हमेशा लगता है और बेहतर कर सकता था। सेल्फ क्रिटिसिज्म, छोटी छोटी गलतियों को लेकर स्वयं को कोसते रहना। इसके विपरीत एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का मॉडल हमें सिखाता है प्रगति पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। हर दिन 1% सुधार करने वाला व्यक्ति 1 साल में 37 गुना बेहतर हो जाता है। गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखें। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। पर्याप्त अच्छा की अवधारणा, 80% परफेक्शन पर काम जारी कर दें, बाकी 20% सीखने की प्रक्रिया में आ जाएगा। लेखक एक रोचक प्रयोग सुझाते हैं, जानबूझकर अधूरा छोड़ने का अभ्यास। 1 सप्ताह तक हर दिन कोई एक काम जानबूझकर अधूरा छोड़ें। बिस्तर बनाना, ईमेल लिखना, कोई आर्टवर्क। यह अभ्यास परफेक्शनिज्म की जड़ों को हिला देता है। भाग 4, दिमाग की सफाई। ब्रेन डंपिंग। हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी सीमित है। जब हम अपने दिमाग को अनावश्यक विचारों, चिंताओं और टू डू लिस्ट से भर देते हैं, तो यह ओवरलोड हो जाता है और प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता। ब्रेन डंपिंग एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तकनीक है, जिसमें हम अपने मस्तिष्क के सभी विचारों को कागज पर उतार देते हैं। यह कई तरह से किया जा सकता है। फ्री राइटिंग, टाइमर सेट करें 5 से 10 मिनट और बिना रुके, बिना सेंसर किए जो कुछ भी दिमाग में आए लिखते जाएं। कैटेगरी वाइज डंपिंग, विचारों को श्रेणियों में बांटें, काम, रिश्ते, स्वास्थ्य, वित्त आदि। माइंड मैपिंग, केंद्र में एक विषय लिखकर उससे संबंधित सभी विचारों को शाखाओं की तरह फैलाएं। ब्रेन डंपिंग के बाद एक महत्वपूर्ण चरण है प्रोसेसिंग। पहचानें कि कौन से विचार वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, कौन से विचार आपके नियंत्रण में हैं और कौन से नहीं। एक्शन स्टेप्स तय करें। लेखक सुझाव देते हैं कि ब्रेन डंपिंग को नियमित अभ्यास बनाएं, सुबह उठकर, दिन की योजना के लिए, और रात को सोने से पहले, दिन के विचारों को साफ करने के लिए। यह अभ्यास नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। भाग 5, खुद को बाहर से देखें। हम सभी अपने जीवन को फर्स्ट पर्सन, प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और सीमित जानकारी के साथ। इससे हम अक्सर समस्याओं को उनके वास्तविक आकार से बड़ा देखने लगते हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग तकनीक हमें थर्ड पर्सन, तृतीय व्यक्ति के दृष्टिकोण से अपनी स्थिति को देखने में मदद करती है। यह कैसे करें? भाषा बदलें। मैं इस समस्या से कैसे निपटूं के बजाय पूछें, अपना नाम इस समस्या से कैसे निपटेगा। समय का परिप्रेक्ष्य, 10 साल बाद मैं इस स्थिति को कैसे देखूंगा। मेंटल टाइम ट्रैवल, कल्पना करें कि आप भविष्य से अपने वर्तमान स्वयं को सलाह दे रहे हैं। विजुअलाइजेशन, अपनी स्थिति को एक फिल्म के रूप में देखें जिसमें आप एक पात्र हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से सेल्फ डिस्टेंसिंग का अभ्यास करते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम तीव्र होती हैं, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, दीर्घकालिक परिणामों पर अधिक ध्यान देते हैं, संबंधों में कम संघर्ष होता है। लेखक एक दिलचस्प अभ्यास सुझाते हैं, फ्यूचर सेल्फ लेटर। अपने भविष्य के स्वयं 5 या 10 साल बाद को एक पत्र लिखें जिसमें वर्तमान की चुनौतियों का वर्णन करें और सलाह मांगें। फिर उसी पत्र को अपने भविष्य के स्वयं के रूप में उत्तर दें। यह अभ्यास आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का मूल संदेश सरल है। जीवन एक नदी की तरह है। यदि हम उसे बहने दें तो यह स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता खोज लेती है, लेकिन जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वही नदी विनाशकारी बाढ़ बन जाती है। इस पुस्तक में दी गई तकनीकें, नियंत्रण छोड़ना, पुराने दर्द से मुक्त होना, परफेक्शनिज्म से मुक्ति
ब्रेन डंपिंग और सेल्फ डिस्टेंसिंग सभी एक ही मूल सिद्धांत पर आधारित हैं। विश्वास, खुद पर विश्वास, प्रक्रिया पर विश्वास, जीवन पर विश्वास। लेखक का अंतिम संदेश प्रेरणादायक है। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तो आप पाते हैं कि जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है वह स्वाभाविक रूप से आपके पास बना रहता है। बाकी सब जो चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पाठकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कार्रवाई। सिद्धांतों को जानना पर्याप्त नहीं है, उन्हें अभ्यास में लाना आवश्यक है। लेखक सुझाव देते हैं कि पाठक एक समय में एक तकनीक चुनें और उस पर कम से कम 21 दिन तक लगातार काम करें, एक आदत बनाने का औसत समय। अंत में, यह पुस्तक कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सभी समस्याओं को तुरंत हल कर देगी। यह एक मार्गदर्शक है जो हमें दिखाता है कि कैसे जीवन की प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहना सीखें, प्रतिरोध के बिना, डर के बिना और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं के बिना हस्तक्षेप के।